सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार है। मैं एज ए कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट जयप्रभा मेदांता पटना से। तो इस वर्ल्ड किडनी डे पे थीम होता है कि सभी के लिए किडनी हेल्थ फॉर ऑल। तो आपने पूछा डायलिसिस से रिलेटेड सवाल ना। तो डायलिसिस यूजुअली हम लोग ऐसे मरीज को डायलिसिस की सुविधा प्रदान करते हैं जिनकी दोनों किडनी 90% से ज़्यादा काम करना बंद कर देती है, जिसको कि किडनी मतलब क्लिनिकल टर्म में या फिर मेडिकल की भाषा में किडनी फेल्योर का स्टेट बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आइडियली तो दोनों किडनी को ट्रांसप्लांट के थ्रू चेंज करनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर वो ट्रांसप्लांट नहीं करा पाते तो ऐसे मरीज को हम लोग डायलिसिस की ट्रीटमेंट का ऑप्शन उनके सामने हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और अगला सवाल ये है कि क्या डायलिसिस पे जो मरीज रहते हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी वो जी सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बट इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि जिस वक्त हमारे पास डायलिसिस के लिए आए हैं उस वक्त उनका कंडीशन कैसा है, मतलब कि वो क्लिनिकली स्टेबल है कि नहीं, वो चल फिर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर उस वक्त वो काफ़ी सीरियस हैं, वो बिल्कुल कमज़ोर स्थिति में है। लेकिन डायलिसिस कराने के बाद उनके कंडीशन में सुधार होती है मुख्यतः। और डायलिसिस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि डायलिसिस कराने के बाद जो भी किडनी खराब होने के कारण लक्षण मरीज में दिखते हैं, डायलिसिस कुछ सेशंस होने के बाद वो लक्षण धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगते हैं। डायलिसिस के बारे में जितने भी सरकारें हैं वो अपने स्कीम के थ्रू कोशिश चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब या सुदूर क्षेत्र तक पहुंच करके मरीज को कम से कम पैसे में डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाए। तो डायलिसिस का कुछ ड्रॉबैक ये भी है कि डायलिसिस के लिए मरीज को 2 से 3 बार अपने घर से अपने आसपास के डायलिसिस सेंटर जाना पड़ता है, और डायलिसिस के साथ साथ कुछ कुछ दवाइयाँ भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर मरीज़ अच्छे से डॉक्टर के द्वारा अपनाई गई जितनी भी डायलिसिस की जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसको फुलफिल करते हैं तो उसके बाद जैसे ही मरीज सुधार होता है तो वो बिल्कुल जीवन यापन एक नॉर्मल इंसान की तरह व्यतीत कर सकता है। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ डायलिसिस सेंटर जो है वो बिहार का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर है। प्रतिदिन हम लोग 100 से 120 मरीज का डायलिसिस करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे जो मरीज़ हैं, चाहे वो टीचर हैं, मैं नाम मतलब रिवील तो नहीं कर सकता, लेकिन सभी लोग सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब में हैं, वो अपने बाइक से आते हैं, डायलिसिस करा के सेम डे में चले जाते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, वो चले जाते हैं, और आपको देख के नहीं लगेगा कि वो उनका डायलिसिस होता है। सर, दोनों किडनी खराब हुआ और उसके बाद स्थिति कम होती है, कितने में उसको डायलिसिस करना पड़ेगा? सर, ये डिपेंड करता है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डॉक्टर अपने विवेक और बुद्धि से वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन यूजुअली अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एटलीस्ट हम लोग हफ्ते में 2 बार डायलिसिस उनको बोलते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि हमारी जो किडनी होती है वो एक 24 घंटे एक फिल्टर की तरह काम करती है जो विषैले पदार्थ को बाहर करती है। तो उस नॉर्मल किडनी जो हमारे शरीर में 24 घंटा काम कर रहा है उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं 4 घंटे के केवल 2 डायलिसिस के सेशन से। यानी कि हफ्ते में आप 8 घंटे का आप किडनी का जो वर्क है वो आप 24 घंटा और 7 दिन के डायलिसिस के वर्क से आप कंपेरेबल कर रहे हैं। तो आप ही सोचो कि वो भी उसके लिए कंप्लीट नहीं है। तो 2 या 3 बार डायलिसिस यूजुअली हम लोग सारे मरीज को हम लोग बोलते हैं, उसके लिए मरीज को आना पड़ता है। और अगर लेकिन वो सक्षम है, उनकी उम्र अगर 60 साल से कम है और वो ट्रांसप्लांट के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो डायलिसिस से ज़्यादा बेटर ऑप्शन ट्रांसप्लांट होता है सर। ट्रांसप्लांट पे ऐसा देखा गया है कि डायलिसिस पे जितना मरीज सर्वाइव करता है उससे लगभग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा मरीज ट्रांसप्लांट के बाद सर्वाइव करते हैं। और ट्रांसप्लांट के बाद ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उनकी जो जीवन शैली होती है वो डायलिसिस वाले मरीज का बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह हो जाती है। सर, डायलिसिस कराते रहने पर भी कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? डायलिसिस कराने के दौरान मरीज को बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है जब डायलिसिस होती रहती है, तो ऐसे में उनको इन्फेक्शन लगने का रिस्क हम लोगों के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा होता है। तो उनको हमेशा जहाँ तक हो सके डायलिसिस कराने के बाद बहुत आसपास जहाँ पे धूल या फिर बहुत सारे प्रदूषण वाला एरिया हो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अगर उनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर साथ में है तो उनको प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का कंट्रोल करना चाहिए। डॉक्टर की तरह जो जितनी दवाइयाँ उनको एडवाइस की गई है उनको समय पे लेनी चाहिए।
खाने में जो विशेष खाने की जो हम लोग लिस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं उसको बिल्कुल पालन करना चाहिए। डायलिसिस के मरीज़ में पोटाशियम बढ़ने का काफ़ी रिस्क होता है और हाई पोटाशियम किसी भी मरीज के लिए हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क लेके आता है। तो बहुत सारा खाना जिसमें कि पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, फॉर एन एग्जांपल कि फ्रूट का जूसेस हो गया, रेड मीट्स हो गए, कोकोनट वाटर हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, तो ये सब हम लोग उनको खाने से मना करते हैं। और पानी उनको दिन भर में यूजुअली हम लोग 1 लीटर से ज़्यादा पीने को नहीं बोलते हैं। डायबिटिक पेशेंट को खाने का जो फ्रीक्वेंसी हो जाता है, क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए? डायबिटीज़ के मरीज़ को यूजुअली सर अगर देखा जाए तो यूजुअली उनको भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगता है और पेशाब भी ज़्यादा लगता है। तो उनको तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगता है और पानी पीने का भी बहुत मन करता है। और जब तक वो डायलिसिस के स्टेट तक नहीं जाते हैं, अगर वो शुगर कंट्रोल रखते हैं तो जितना उनको भूख लगता है या जितना प्यास लगता है उनको खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं खाना चाहिए जिसमें कि ग्लूकोज का कंटेंट ज़्यादा होता हो, जिसको खाने से उनको बहुत ज़्यादा मतलब शुगर बढ़ जाए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल फ्रूट्स में हम लोग उनको सेब, पपीता, नाशपाती बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा मीठा फल नहीं होता और ये सब बोला भी जाता है कि अगर ऐसे मरीज दिन भर अगर एक सेब लेते हैं तो किडनी की प्रॉब्लम्स को काफ़ी दूर रख सकते हैं। लेकिन बहुत कुछ फल्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मीठापन होता है, जैसे कि आम हो गया, आपका शरीफा हो गया, है ना, उसके बाद आपको वाटरमेलन हो गया, इसमें काफ़ी मीठा ग्लूकोज का कंटेंट काफ़ी, तो ये सब हम लोग उनको सर मना करते हैं देने को। सर डायलिसिस वाले पेशेंट को खासकर रात में सोने वक्त काफ़ी तकलीफ, कभी सांस फूलने की या शिकायत होती है, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं सर। उसमें मोस्टली डायलिसिस के मरीज़ का अगर देखा जाए तो ब्लड प्रेशर हाई होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है और हार्ट के मरीज़ भी होते हैं। डायलिसिस के मरीज़ में मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो इसीलिए अगर वो रात में उनको सांस की तकलीफ होती है तो सबसे पहले तो हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, उसको हम लोग टेस्ट के थ्रू उसको रूल आउट करना चाहिए। और क्योंकि रात में ही हार्ट से रिलेटेड जो जितने मरीज़ होते हैं उनके सिम्टम्स ज़्यादा खराब होते हैं। और दूसरी बात कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण फेफड़े के निचले वाले हिस्से में पानी चला जाता है। तो इसी कारण बस जब वो बेड पे सोने के लिए जाते हैं और उनका जो शरीर के जो हेड का लेवल होता है वो उनके हार्ट के लेवल के नीचे जाता है तो उनको सांस की तकलीफ होने लगती है। इसलिए वो सडनली वो नींद वाले पोजीशन से उठ करके वो बैठने की कोशिश करता है या आसपास खिड़की खोल करके फ्रेश एयर लेने की कोशिश करता है। तो ऐसे मरीज को समय रहते उसके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे चेस्ट में पानी है उसको निकालने की कोशिश है, या ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना है, या हार्ट की प्रॉब्लम है उसको देना है, या इमरजेंसी डायलिसिस की जरूरत है, जो भी चीज़ें होती है उसको आइडेंटिफाई करके उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत होती है। देखिए ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट और फेलियर का रेट जो होता है उसको मापने के लिए बहुत सारे अलग अलग ये होते हैं, तरीके होते हैं। जो हम लोगों के लिए जो मेन शॉर्ट तरीका होता है, पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि भाई अगर डायलिसिस है ही तो ट्रांसप्लांट क्यों करा रहे हैं लोग ना। तो डायलिसिस अगर है तो ट्रांसप्लांट जो होता है वो लोगों को एक बेटर लाइफ देता है। डायलिसिस की थोड़ी बहुत कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं जिससे कि लोगों को बार बार जूझना पड़ता है, और ट्रांसप्लांट में ऐसी शॉर्टकमिंग्स कम होती हैं। दो फेलियर किडनी ट्रांसप्लांट में किडनी फेलियर होने के दो मेन कारण होते हैं। एक तो होता है या तो इन्फेक्शन और दूसरा होता है रिजेक्शन। ठीक है, आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे कि रिजेक्शन का रेट कम हो गया है। बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशंस आ गए हैं जिससे कि हम पहले ही पता कर लें कि किस पेशेंट्स को कितना रिजेक्शन होने का रिस्क है। उसके डोनर को पहले ही एक्सप्लेन कर दें कि भाई मतलब किडनी के पेशेंट को ऐसे पहले ही एक्सप्लेन कर दें कि भाई रिस्क ज़्यादा है, ये कम है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के लिए भी दवाइयाँ आजकल अच्छी आ गई हैं, और हमारा कोशिश यही रहता है कि हम इन दोनों को बैलेंस बना के रखें। और इस अगर बैलेंस सही बैठ जाता है तो किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है, और कोई दिक्कत नहीं होता है। प्रॉब्लम ये आ जाती है अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए ना। ऐसे केस में थोड़ा बहुत किडनी के जो ट्रांसप्लांट के मरीज होते हैं या तो इन्फेक्शन हो जाए, रिजेक्शन होने का चांस होता है। ये रिस्क जो होता है आउट ऑफ 100 पेशेंट्स, जो वर्ल्ड वाइड डेटा है और इंडिया का भी जो डेटा है उसमें है कि अराउंड 5 से 5% के करीब जो पेशेंट्स होते हैं उनको दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर 100 लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं तो अगले 5 साल तक उनकी किडनी 90 लोगों में 5 साल तक किडनी चलती है ना। ऐसा बहुत कम होता है कि ट्रांसप्लांट हुआ और अचानक कुछ हो गया ना।
और वो 5 साल में उनका जो लाइफ होता है वो डायलिसिस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लास्ट सवाल होगा, खान पान कितना इम्पैक्टेबल होता है किडनी की बीमारी को करने के? देखिए, नॉर्मल दिनचर्या में जो नॉर्मल हम लोगों को खान पान के लिए जो प्रिकॉशंस रखना चाहिए किसी भी आदमी को किसी भी एज ग्रुप में, वो किडनी की बीमारी को प्रिवेंट करने में भी कारगर होता है ना। जैसे नमक कम खाना, नमक कम अलग से नमक नहीं लेना खाने में ना, उससे क्या कहते हैं हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज से बचना ना, शुगर की मात्रा कम रखना, ज़्यादा नहीं खाना, एक सीमित मात्रा में खाना ना। जो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी हम लोग बोलते हैं, जो पेट वाला जो होता है उसको कम मतलब जितना कम रखा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि शुगर मतलब डायबिटीज़ के लिए आपको प्रोन कर देता है। और लो फैट डाइट खाना ना, इस तरह का खाना अगर खाएंगे ना, फ्रूट्स ज़्यादा रखना अपने खाने में, इस तरह का खाना खाएंगे तो हाइपरटेंशन डायबिटीज़ वगैरह से बचे रहेंगे। और अगर हाइपरटेंशन डायबिटीज़ से बचे रहेंगे तो किडनी की बीमारी से बचे रहेंगे।